हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग और दोस्तों आज की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं दो तीन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आप बात करने वाले हैं। एक तो रिलायंस के डीमर्जर का जो न्यूज था उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमें एक लेटेस्ट न्यूज इसके अंदर और देखने को मिला जो इसका ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप हुआ है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो उसका किस तरीके का फ्यूचर रह सकता है, क्या उसके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं और उसकी वजह से शेयर पे किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा वो एक बार समझने की कोशिश करेंगे और एक बार मार्केट के व्यू को भी समझेंगे इस वीडियो में। या पिछले हफ्ते में क्या रहा और अगले अगले आने वाले हफ्ते में किस तरीके का मार्केट रह सकता है। तो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, सारी चीजों की चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स टाइमली मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों पहले रिलायंस की बात कर लेते हैं। तो जैसा आपको पता है कि रिलायंस का जो डीमर्जर है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि डीमर्जर तो इसका हो चुका है, तो मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हुआ क्या है एक्चुअली। तो जैसा आपको पता है कि इसका डीमर्जर करने के लिए एक स्पेशल प्री ओपनिंग सेशन हुआ जो पहली बार आई थिंक इंडिया में किसी स्टॉक के लिए रखा गया। तो 1 घंटे का वो स्पेशल प्री ओपनिंग सेशन था टू डिस्कवर द प्राइस ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो हो क्या रहा है बेसिकली, रिलायंस के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो इसका फाइनेंशियल सर्विसेज वाला आर्म है वो बेसिकली उसमें से डीमर्ज किया गया है। तो अभी आप जो देख रहे हो जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज होना है उसकी लिस्टिंग नहीं हुई है। आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है। तो जो ये अल्टीमेटली एक निफ्टी 50 स्टॉक का पार्ट होने वाला है, लेकिन अभी ये स्टॉक ट्रेड नहीं हो रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन टू बैलेंस ऑल द थिंग्स ये अभी 51 स्टॉक है निफ्टी 50 के अंदर जो रिलायंस को सपोर्ट करता है टू मेंटेन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ द निफ्टी। क्योंकि आपको पता है जैसे रिलायंस का 10% के आसपास का स्टेक है और बहुत सारी ऐसी फर्म्स है जिन्होंने रिलायंस अपने होल्डिंग्स में बाय किया हुआ है। तो उस सबको सपोर्ट करने के लिए इसको एज अ 51 स्टॉक इसके अंदर लिस्ट किया गया है ताकि आपकी प्राइस जो है वो स्टेगनेंट रहे। तो जब ये लिस्ट हो जाएगा तो ये ट्रेड भी होने लगेगा और निफ्टी 50 के अंदर हमें दिखने भी लगेगा। तो जैसा आपको पता है दोस्तों, रिलायंस का जो ये इनिशिएटिव है फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके काफी बड़ा विजन है अपने मोटा भाई का। और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री आपने देखा है कि जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करते हैं। जैसा कि आपने देखा जियो के अंदर किस तरीके से टेलीकॉम के अंदर आज एक मेजर प्लेयर बन गए। तो बेसिकली मेरे हिसाब से इंडिया आज की डेट में अगर हम बात करें तो 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है। और आने वाले टाइम में 2.5 ट्रिलियन, अगर जैसे आपने सुना होगा अपने प्राइम मिनिस्टर को भी, उन्होंने भी बोला कि थर्ड टर्म के अंदर इंडिया टॉप 3 इकोनॉमीज में पहुंच जाएगा वर्ल्ड में। तो अगर 8 9 10 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी होता है तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है किसी भी कंट्री के लिए। जब कोई देश की जीडीपी इस तरीके से ग्रो करती है तो फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा सेक्टर होता है जिसका ग्रो करना मतलब बिना उसके आप वो कंट्री ग्रो नहीं कर सकती। अगर किसी कंट्री की जीडीपी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है तो बिना फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस के वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आज की डेट में अगर मैं कोई भी काम करना चाहता हूं तो मुझे पैसे की जरूरत होती है। और जो ये फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस होता है बेसिकली पैसा लेना और पैसा देना, सिंपल सा बिजनेस यही है। या तो आप लेंड करते हो या बोरो करते हो या उसी पैसे पे इन्वेस्टमेंट करते हो। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप देखोगे तो ये सारे बिजनेसेस के अंदर आने वाला है। तो जैसा आपने देखा कई लोग बोल रहे हैं कि बजाज फाइनेंस का एक थ्रेट होने वाला है या और भी इस तरीके की जो कंपनीज है कहीं ना कहीं बाद में जाके इनको इश्यूज आएंगे। तो मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूं, मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि मार्केट का साइज बढ़ रहा है। तो वहां पर हर एक प्लेयर की कहीं ना कहीं नीड बढ़ेगी, हर एक प्लेयर का एक स्कोप है। ऐसा नहीं होने वाला कि रिलायंस के आने ये फाइनेंशियल सर्विसेज वाले बिजनेस के आने की वजह से बाकी एएमसीज या बाकी एनबीएफसीज जो इस बिजनेस के अंदर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाने वाली है। मुझे ऐसा नहीं लगता। काफी जैसे बजाज फाइनेंस भी है, काफी बड़ा साइज है, आप रातों रात वो खत्म नहीं हो सकती। हाँ एक मतलब आप देखोगे तो एक डिस्टर्बेंस जरूर आएगी क्योंकि नया मॉडल लेके आ रहे हैं। 1.5 लाख 2.25 लाख करोड़ के आसपास का जियो फाइनेंशियल सर्विस का मार्केट कैप होने वाला है। एक बड़े पैसे के साथ आ रहे हैं, बड़ा ग्रुप आ रहा है, एक नाम के साथ आ रहा है। हाँ वो होने वाला है, लेकिन देर इज अ स्पेस फॉर एवरीबडी इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इस चीज को लेके कहीं ना कहीं। और इसके बाद जो आपने एक और डेवलपमेंट देखा होगा, अभी 2 3 दिन पहले एक और न्यूज आया कि इन्होंने बेसिकली ब्लैक रॉक के साथ भी पार्टनरशिप करा है। 50-50 ज्वाइंट वेंचर होने वाला है टू फॉर डूइंग एएमसी बिजनेस। तो दोस्तों एएमसी अगर आप देखोगे इंडिया में, मैं आपको थोड़ा सा स्टैट्स दूं तो म्यूचुअल फंड का जो एयूएम है अराउंड 16% ऑफ आवर जीडीपी है। और वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो 40 से 60% के बीच में जो डेवलप्ड देश हैं उनका वेरी करता है। तो देयर इज ए वेरी मच रूम टू गो अपसाइड। तो अपसाइड बहुत बड़ी है जिसकी वजह से इस स्पेस में कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना, अगर जियो ऐसा कर रहा है तो आई थिंक काफी बड़ा काम यहाँ पर हो सकता है।
सेकेंडली ब्लैक रॉक का अगर आप देखोगे थोड़ा सा हिस्ट्री, तो ब्लैक रॉक पहले भी इंडिया के अंदर था, लेकिन आई थिंक 2018 के अंदर इन्होंने इंडिया के अंदर से एग्जिट किया। पहले इनका इनका डीएसपी के साथ कहीं ना कहीं 60-40 का कहीं ज्वाइंट वेंचर था, जहां इन्होंने म्यूचुअल फंड्स आपने देखे होंगे डीएसपी ब्लैक रॉक। बट आज की डेट में डीएसपी के जो भी फंड्स आते हैं वो अपने खुद के आते हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया। बट अब जो ये चीज लेके आ रहे हैं, मतलब 50-50 का ब्लैक रॉक का एक आप समझो कि एक तरीके से दोबारा से इंडिया के अंदर आ रहा है वो अपने 2017 के एग्जिट के बाद। तो ब्लैक रॉक की अगर मैं बात करूं तो ब्लैक रॉक तो टोटल, आप अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा नंबर्स में समझाता हूं, अगर ब्लैक रॉक की अगर आप बात करोगे तो वर्ल्ड की जीडीपी का लगभग लगभग 7% एयूएम ब्लैक रॉक हैंडल करता है। आई थिंक 8 या 9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का उसका एयूएम है। तो हमारी जीडीपी का देखोगे तो लगभग लगभग 3x है। आज हम 2.5-3 ट्रिलियन डॉलर पे, तो ब्लैक रॉक का एयूएम डॉलर टर्म्स में कुछ 9 ट्रिलियन के आसपास का होगा। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप देखोगे तो एक उसका अलादीन करके एक प्लेटफॉर्म है आई थिंक, और जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा तो बेसिकली टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर वो यूज करने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आई थिंक जिस तरीके से रिलायंस काम कर रहा है, जैसे आपने देखा कि गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, यहाँ पर इसने ब्लैक रॉक के साथ, तो हर एक इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं मेजर टॉप लोगों के साथ पार्टनरशिप करके, कहीं पे अकेले आके, इस तरीके का एक बहुत अच्छा दोस्तों इकोसिस्टम बन रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जो आने वाले टाइम में आई थिंक बहुत अच्छा बूस्ट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ, जब एक कोई बिजनेस स्टार्ट होता है उससे बहुत सारे बिजनेसेस इंपैक्ट होते हैं छोटे बड़े। तो एक जब धंधा बड़ा बनता है तो उसके साथ छोटे छोटे बिजनेसेस भी बनने स्टार्ट होते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत मेजर इंपैक्ट होने वाला है। और अगर आप ये सोच के देखो कि धीरू भाई अंबानी जैसा आदमी अगर इंडिया के अंदर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो बहुत बड़ा सोच के चल रहे होंगे कि आने वाले टाइम में इंडिया में कितना बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो बहुत एक्साइटिंग और बहुत मेजर शिफ्ट वाले ये ईयर्स रहने वाले हैं, अगले 5-7 साल 10 साल इंडिया के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर ग्रोथ होने वाली है। तो मुझे तो ऐसा वर्ल्ड में कहीं नहीं दिखता कि इस तरीके की ग्रोथ हो सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्या हो रहा है बेसिकली, रिलायंस क्या कर रहा है, डीमर्जर क्यों किया, डीमर्जर करने के बाद बेसिकली अब देखोगे आप फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, लेंडिंग के अंदर, एएमसीज के अंदर, तो इस तरीके से ये लोग आ रहे हैं। तो ये तो मोटा मोटा मैंने आपको बताया दोस्तों डीमर्जर के बारे में। अब थोड़ा सा एक बार मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं कि पिछले वीक क्या हुआ, और एक बार रिलायंस का भी हम चार्ट देख लेंगे कि किस तरीके से रिलायंस के चार्ट पे हमें सिग्नल मिल रहे हैं। तो एक बार चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा सा मार्केट की चर्चा करते हैं और थोड़ा सा एक बार रिलायंस का चार्ट देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों चार्ट पे एक बार चलते हैं, चार्ट में ओपन कर लेता हूँ, स्क्रीन शेयर करते हैं। थोड़ा सा तो मैं पहले दोस्तों निफ्टी का एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या हो रहा है निफ्टी के अंदर। आपने देखा होगा अब लास्ट जो हमारी फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है वो हुई है अपनी 19,646। तो ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है फ्राइडे का। और अगर आप एक बार कैंडल्स को थोड़ा एक बार डेली, ये अपना 5 मिनट का चार्ट हो गया, एक बार डेली कैंडल खोलते हैं तो थोड़ा सा हमें बेटर व्यू मिल पाएगा। ये दोस्तों अपना अपना डेली चार्ट मैंने इसके अंदर ओपन कर लिया है। और आप देखोगे तो पिछले वीक जो मैंने आपसे आपको बोला भी था कि एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि 20 डे का मूविंग एवरेज एक बार जरूर टेस्ट होगा। तो 19,531 ये इसका रहा था, कहीं ना कहीं उसके आसपास नहीं आया, लेकिन आसपास ही आया, बट उसको भी ब्रेक नहीं कर पाया है। तो पहला तो दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो सपोर्ट लेवल है वो यही है। तो अगर आप अगले हफ्ते कोई भी ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो ये सपोर्ट लेवल जो 19,500 पकड़ लो, मोटा मोटा एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। और आरएसआई के ऊपर मैं देखूंगा तो यहाँ भी चार्ट पे भी हमें एक लोअर हाई देखने को मिला है और लोअर लो भी देखने को मिला है। और सेम आरआईसी के अंदर भी देखूंगा तो वहां भी हमें एक लोअर हाई देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रेंड यहाँ पर बदलता सा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ओवरऑल ट्रेंड मेरे को बुलिश ही लग रहा है। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल जरूर बनना चाहिए, जो एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल होगा ये, और एक बड़े वाला सपोर्ट लेवल मेरे हिसाब से ये 19,000 का लेवल आप मान के चलो एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है आने वाले हफ्ते के लिए, आने वाले आप 1-2 हफ्ते के लिए। अगर इनकेस यहीं से पलट जाता तो मतलब आप मेरे हिसाब से जो भी यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी रहेगी वो बाय ऑन डिप्स की रहनी चाहिए, बिकॉज ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश ही लग रहा है। तो ये तो दोस्तों थी रिलायंस की बात।
और एक बार बैंक निफ्टी को भी एक बार नजर मार लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है 45,468, तो इसने तो अपना 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट कर ही दिया है। तो इसके लिए बड़ा सपोर्ट हमारे लिए होने वाला है 44,500 का। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहीं कहीं सपोर्ट लेके एक बार दोबारा ऊपर की तरफ बाउंस या फिर किसी तरीके का ऊपर जाना जरूर होना चाहिए, इसी लेवल में कंसोलिडेशन। तो आप बाय ऑन डिप का स्ट्रेटजी रख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, दोनों में। इमीडिएट सपोर्ट लेवल जो होगा वो होगा 45,000 का, और बड़े वाला सपोर्ट लेवल हो जाएगा इसमें 44,500 का। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। और इसके बाद हम एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी चार्ट देख लेते हैं। आप देखोगे रिलायंस, तो रिलायंस अपना 2,500, मतलब 2572, जो 200-300 रुपए कम हुए वो बेसिकली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वाले में चले गए। तो आप होल्ड कर रहे होगे तो आपको वैल्यू उसी हिसाब से दिख रही होगी। तो अभी तो अपने सपोर्ट लेवल पे है, अच्छे सपोर्ट लेवल पे है। 2480 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, और एक बड़े वाला सपोर्ट लेवल उसके बाद 2396 का बनता है। तो रिलायंस भी मुझे यहाँ से सही लग रहा है। मतलब आप देखोगे तो एक अच्छी कंसोलिडेशन काफी टाइम से चल रही थी स्टॉक के अंदर। अक्टूबर 2021 में इसने हाई मारा था, और कहीं ना कहीं उसके बाद एक कंसोलिड एक चैनल में ही है काफी टाइम से। तो मेरे हिसाब से अगर ये लेवल ब्रेक करता है, मैं एक बार चार्ट में भी आपको इसको दिखाता हूँ। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा इसने चैनल बनाया है। यहाँ पे इसका हाई लगा था 2021 में, उसके बाद लगभग मेरे हिसाब से अगर इसके ऊपर निकलता है, एक बार ये निकलने की इसने कोशिश करी थी यहाँ पर, अगर इसके ऊपर अब सस्टेन करने लग जाता है एक बार ये स्टॉक, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक अच्छा लेवल समझ में आएगा, जो आने वाले टाइम में इसको 3 या 3,500-4,000 तक भी दे सकता है, अगर आप 2-4 साल के लिए होल्ड करते हो। तो जिस हिसाब से फंडामेंटल मेरे को दिख रहे हैं, जिस हिसाब से चीजें हो रही हैं मार्केट के अंदर, तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छा यहाँ से रिटर्न आपको रिलायंस के अंदर मिल सकता है। तो दोस्तों ये मोटा मोटा हमने एक बार चार्ट पे समझ लिया। रिलायंस जियो का हमने एक बार समझ लिया कि किस तरीके से डीमर्जर वाला क्या केस है और ब्लैक रॉक का क्या इशू है। तो ये सारी चीज दोस्तों आई होप आपको समझ में आई होंगी। कुछ डाउट है, कुछ आपको पूछना चाहते हो, तो एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि मैं एक बार उस चीज का भी आंसर दे सकूं। और आप किस चीज पे वीडियो चाहते हो तो मेरे को एक बार वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ताकि मैं आने वाले टाइम में उस तरीके के टॉपिक्स भी अपने वीडियोज में आपको बता पाऊँ। तो दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, ओके, बाय बाय।